आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विधान भाग 2 पाठ नंबर 4 डायरी के पन्ने। यह डच भाषा में 1947 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद द डायरी ऑफ यंग गर्ल सिगरस ने 1952 में प्रकाशित हुई। डायरी के पन्ने नाम से यहाँ उसके कुछ अंश दिए जा रहे हैं। युद्ध के चलते इतिहास बनते हैं, बदलते हैं और बिगड़ते भी हैं। युद्ध से भौगोलिक नक्शा बदल जाता है। कई बार खास इलाकों के मनुष्य जाति और संस्कृत का निशान समाप्त कर देता है। युद्ध का जंग कई पीढ़ियों को भी झेलना पड़ता है, जैसे जापान 1933 के मार्च महीने में फ्रैंकफर्ट के नगर निगम चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी की जीत के तुरंत बाद जब वहाँ यहूदी विरोध प्रदर्शनों ने जोर पकड़ा, तब फ्रेंच परिवार ने अपने को असुरक्षित महसूस करते हुए धीरे धीरे अपना खुसेरा नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम शहर में स्थानांतरित कर लिया। वहाँ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, किंतु मई 1940 में नीदरलैंड पर जर्मनी का कब्जा होने के बाद हालत बिगड़ने लगे। यहूदियों के उत्पीड़न का दौर शुरू हो गया। उनके तरह तरह के भेदभाव एवं अपमानजनक नियम कायदों को मानने के लिए बाध्य किया जाने लगा। इन परिस्थितियों के बीच फ्रेंच परिवार 1942 के जुलाई महीने में अज्ञातवास पर चला गया, जिसकी योजना तो पहले ही बनाई जा चुकी थी, लेकिन जिसका तात्कालिक कारण बना एनी पेंडी वैन मार्कोट को सेंट्रल ऑफिस और जोइस एम्पिग्रेस से आया बुलाया। एक जीवित के लिए इस बुलावे के खतरनाक मायनों को देखते हुए फ्रेंच परिवार के तत्कालीन गोपनीय स्थान में जा छुपने का निर्णय लिया और वे अपने बदन पर कपड़ों की कहीं तय जमाए, क्योंकि साजो सामान लेकर निकलना उन्हें संदेहास्पद बना देता है। पैदल, क्योंकि यीशु को किसी सवारी पर चलना मना था। उस जगह की ओर निकल पड़े। यह जगह थी ऑटो फ्रेंक के दफ्तर के भवन में बिछवाड़े की 2 मंजिलें, जिन तक पहुंचने की सीढ़ी अलमारियों की एक कतार में पीछे छिपी थी। यहाँ 2 मित्र परिवार के चारों ओर सदस्य उनके साथ रहने आ गए। इन 8 अज्ञातवासियों को फ्रेंक साहब के ऑफिस में काम करने वाले ईसाई कर्मचारियों की भरपूर मदद मिली और वे 2 साल से कुछ ज़्यादा ही वक्त काट लिए थे। 4 अगस्त 1944 को इसी की दी हुई जानकारी के आधार पर गेस्टापो हिटलर की खुफिया पुलिस ने इस गोपनीय निवास पर छापा मारा। सभी लोग नाज़ियों के हत्थे चढ़ गए और उन्हें यहूदियों के लिए बने यातनाखाने में भेज दिया गया। महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों के हान जर्मनी के पराजय के बाद जब यातनागृहों में केंद्र यहूदियों को आज़ाद कराया गया, अप्रैल 1945 तक फ्रेंच परिवार के सदस्यों में से सिर्फ पिता जीवित रह गए थे। नाजी की सांप्रदायिक नस्ल गणना की आग ने जिन लाखों निर्दोषों यहूदियों की आहुति ली, उनमें अपनी माँ और बहन के साथ एन भी शामिल थी। एन फ्रैंक की बहुचलनी डायरी 2 साल के उसी अज्ञातवास के दरमियान लिखी गई थी। अपने 13वें जन्मदिन 12 जून 1942 पर जब उसे सफ़ेद और लाल कपड़े की जिल्द वाली नोटबुक दी गई, तभी उसने तय कर लिया था कि इस नोटबुक को वह अपनी डायरी बनाएगी। डायरी उसने उपहार में ही मिली एक गुड़िया गिट्टी को संबोधित करने लिखनी शुरू की। वो अपने जीवन की तब शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन महीने भर के अंदर वह नौबत आन पड़ी। एन का डायरी लिखना जारी रहा। आखिरी हिस्सा उसने 1 अगस्त 1944 को लिखा, जिसने 3 दिन बाद वह दूसरे 7 लोगों समेत नाजी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। संयोग से उसकी डायरी पुलिस के हाथ नहीं लगी और यातनागृह से जीवित निकल आने वाली ऑटो फ्रेंक ने जब उसे पढ़ा, तो वे अपनी छोटी सी बिटिया के लेखन की गहराई और नाजी दमन के दस्तावेज के रूप में उसी लेखन के महत्व के कायल हो गए। उन्होंने हर संभव कोशिश करके 1947 में इसी डायरी को प्रकाशित करवाया और सने सने वह दुनिया की सबसे अधिक बड़ी